बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत हुई पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि जब अपोजिशन के मेंबरान ने नारे लगाने शुरू कर दिए परवेज़ खटक साहब के हक में और कहा कि कदम बढ़ाओ परवेज़ खटक, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले आपको वो नारे दिखा देते हैं कि अपोजिशन के मेंबरान नारे लगा रहे हैं परवेज़ खटक के हक में, और उसका बैकग्राउंड क्या है वो फिर आपके सामने। अब ये जो नारे लग रहे थे परवेज़ खटक साहब के हवाले से कि कदम बढ़ाओ परवेज़ खटक, हम तुम्हारे साथ हैं, ख़बर ये आई मुबैना तौर पे कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके दरमियान और परवेज़ खटक साहब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, और इशू जो था वो गैस का इशू था। अगर मैं एग्जैक्टली वो जुमले कोट करूँ तो बेहतर है, जो कि टिकट्स चलते रहें ताकि आपको भी पता हो, मेरी तरफ से कोई एडिशन ना हो उसके अंदर। ख़बर ये चलती रही है कि वज़ीर आज़म साहब को कहा गया, परवेज़ खटक ने कहा, वज़ीर आज़म साहब हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, अगर आपका यही रवैया रहा तो मिनी बजट पर हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। हमाद अज़हर साहब ने गैस की सूरत हाल पर 2011 से बात का आगाज़ शुरू कर दिया, जिस पर परवेज़ खटक साहब ने उनको टोका और कहा कि आप कहानियाँ ना सुनाएं, ये बताएं कि गैस कब मिलेगी। परवेज़ खटक साहब ने यह भी कहा कि हमाद अज़हर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं है। परवेज़ खटक साहब ने शौकत तरीन साहब पर भी तनकीद की और कहा कि शौकत तरीन मुझे काबीना में भी मुतमिन नहीं कर सका। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से ये भी कहा कि आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कहकर वो उठ कर चले गए और कुछ देर बाद गालिबन मुराद सईद साहब को भेजा गया उन्हें मनाने के लिए। अब वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा ये आपको मैं बताता हूँ, क्या टिकट्स क्या चलते रहे। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से मंसूब ये हो रहा है जी कि उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं हैं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मैं कोई कारखाने नहीं चला रहा, मेरी कोशिश है मुल्क की मफाद की खातिर है। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, आपको रोज़ बुलाकर वोट मांग रहा हूँ। और ये भी सामने आई बात कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत दे दें कि वो आए और आकर हुकूमत करे। अब सारी बातें तो हुकूमत ने नहीं मानी है इसमें से, लेकिन मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले काशिफ वाइस साहब के प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब ने ये माना है कि ये कहा परवेज़ खटक साहब ने कि हमाद अज़हर से वो मुतमिन नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि हमें पहले गैस मिलनी चाहिए और ये हमाद अज़हर की जो पॉलिसी है ये हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, और किसी और को फिर वज़ीर आज़म बना लो, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ये भी शहबाज गिल साहब माने। और फिर मेरे कोई कारखाने नहीं, मैं हुकूमत करने का कोई शौक़ नहीं रखता, ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने रिपोर्ट किया। अब ये सारी सिचुएशन जो बनी है उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने उसको कवर अप करने के लिए क्या कहा, ये सुनिए। खुल के इजहार होता है हमारी पार्टी में, तो हम तो बड़ी लाउड पार्टी हैं, जो भी लोग होते हैं वो अपनी बात करते हैं। और जिस तरह से बाद में परवेज़ खटक साहब ने कहा भी, वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो तो किसी की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी की कोई बात ही नहीं है कि वो उनकी बात से जो है हो सके। यानी कि पहले सिर्फ अवाम गैस के लिए शोर मचाते थे, बिलबिलाते थे, वो कहते थे कि हमें गैस के मसाइल है और हम गैस से महरूम हैं और हमारा गुजारा नहीं हो रहा सर्दियों में, लेकिन अब पार्टी के अंदर जो है मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। परवेज़ खटक साहब अपेरेंटली लगता ही है कि मिस गवर्नेंस की, मिस मैनेजमेंट की वजह से पहले भी बहुत दफ़ा ये चीज़ सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान ने हमाद अज़हर साहब को ख़त लिखे, मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमाद अज़हर साहब हमें वापस जवाब नहीं देते। फिर लोगों ने इस्तीफ़े भी भिजवाए, फिर इसके ऊपर ख़बरें भी बनी हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि पहले भी सितंबर में 2021 सितंबर में पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास हुआ था तब भी इसी इशू को लेकर के मामला सामने आया था, और ये बात भी सामने आई कि परवेज़ खटक साहब के 22 अरकान पर मुश्तमिल एक ग्रुप बन गया और जिसको वज़ीर आज़म साहब मिलेंगे और उनको तसल्ली देंगे। फिर इत्तेहादी भी ये कहते रहे कि हमारे गैस के जो मसाइल हैं ये अगर हल ना हुए तो हमारी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तारिक बशीर चीमा इज़ ऑन रिकॉर्ड टू से दैट, और हम अपने हलकों में कैसे जाएंगे, और गैर मुंतखब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी आती रही हैं। और हमाद अज़हर साहब ने जब शुरू में सर्दियाँ आने वाली थी गैस के हवाले से क्या कहा था वो भी आपको याद करें। ले जी, पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमाद अज़हर ये कह रहे हैं कि 3 बार दिन में आपको गैस मिलेगी ताकि आप खाना बना सके, और बाद में टेलीविजन प्रोग्राम में जाके वो मुकर गए। मैंने ये नहीं कहा था कि यकीनी बनाऊंगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि कोशिश करूंगा। जैसे हमारे ऊपर बड़ा एहसान अजीम था पहला भी, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप कह रहे हैं कि दिन में 3 बार आपको गैस मिलेगी,
बाद में आप उससे भी मुकर जाते हैं। ये हमारा हक है, आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है दैट वी आर इंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल लाइफस्टाइल अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और गैस मिलना जो है वो रीजनेबल लाइफस्टाइल को इंश्योर करता है। और आप पहले कहते हैं कि सिर्फ 3 दफा हम इंश्योर करेंगे, बाद में आप उससे भी मुकर जाते हैं और कहते हैं मैंने तो कहा था कि कोशिश करेंगे। और सितम ज़रीफी ये है कि मैं यहां पे कई दफा प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो रमजान के महीने में बना था मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को तोहफे के तौर पर अता किया। और रिसर्च हमें यह बताती है, तहकीकाती रिपोर्ट्स हमें यह बताती हैं कि इस मुल्क में गैस के जो ज़खायर हैं उसमें से 24,000 अरब क्यूबिक फीट गैस की पैदावार मुमकिन है, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं करते। There is no policy with respect to the exploration of gas. ऑयल की अगर मैं आपसे बात करूं, 27 अरब बैरल के ज़खायर इस धरती ये धरती अपने सीने में समोई बैठी है, बट द गवर्नमेंट्स डू नॉट केयर। वो आज की गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट्स हैं, क्या है जी, 85% ऑयल एंड गैस का हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तजारती खसारा 900 अरब से ऊपर तजावुज कर चुका है। हुकूमत बैठ गई है, IMF के पास जाना पड़ता है, 1 अरब डॉलर के लिए ब्लैकमेल होते हैं। वो कहते हैं लगाओ टैक्स अपने अवाम पर, वो कहते हैं करो बिजली महंगी अवाम के लिए, करो गैस महंगी अवाम के लिए, और हम करते हैं। फिर मिनी बजट, वो मेरी आज की दूसरी स्टोरी है, उसके वाले से भी आपके सामने बात करेंगे। अवाम बिल बुला रहे हैं, मिनी बजट करना पड़ता है, तो क्यों नहीं इनको एक्सप्लोर किया जाता। और मैं ये भी कह चुका हूं इससे पहले कि हिंदुस्तान जो हमारे साथ बैठा हुआ है, हर चीज में पाकिस्तान एक नजर नहीं पाता है हिंदुस्तान को। भैया आपका जो बॉर्डर एरिया है ना, सिंध का, राजस्थान का, वहां पे 8 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ये तहकीकाती रिपोर्ट हेल्प है जो कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और वो 8 अरब बैरल से 1 किलोमीटर, यानी कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान वहां पे 5.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके हर रोज 2 लाख बैरल तेल निकाल रहा है। और जब वो हर रोज 2 लाख बैरल तेल वहां से निकालेगा तो आपके जो ज़खायर हैं ऑयल के, वो ज़ेरे जमीन नीचे मुंतकिल हो जाएंगे हिंदुस्तान को, आपको पता भी नहीं लगे। यू डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग टू योर कंट्री, what are you doing to the future generations? Why? Because you do not have a policy, you do not care. मैं तो अब ये बातें पहले तो अवाम महसूस करती थी, हम फील करते थे, अब आपकी अपनी पार्टी में ये बात है, देन यू नीड टू कवर इट अप, फिर आप उसको कवर करते हैं। परवेज खटक साहब ने भी इसको कवर करने की कोशिश की, पता नहीं हमारे पास शॉट है या नहीं, अगर प्रोड्यूसर है तो जरूर चलाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि एक तरफ एक्सप्लोरेशन को आप छोड़ दें, एक्सप्लोर तो हम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अब पैसे भी चाहिए होते हैं इसमें, इसके लिए कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी हर चीज के लिए पैसा है यार, प्रोटोकॉल्स के लिए पैसा है, आलीशान महल खड़े करने के लिए पैसा है, बाकी तमाम चीजों के लिए पैसे हैं। करप्शन इतनी हो जाती है, अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है, सरकारी गोदामों से गंदम निकल जाती है, ये होता है वो होता है। व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस, बस उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास, हम कंसोर्शियम नहीं कर सकते, कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, इंटरनेशनल। वी नीड समबडी हु अंडरस्टैंड्स दिस, जो तवानाई को, एनर्जी को समझता हो, और फिर वो अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी कंपनीज के साथ कोई मुआहदे करे, कॉन्ट्रैक्ट्स करे, सामने लेकर आए। अच्छा, एक्सप्लोरेशन को एक तरफ रख दे, मैं आपको कहता हूँ, दूसरी तरफ जो सिर्फ ये ना, हाउ टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ गैस। LNG हमने इंपोर्ट करनी थी, अब उसमें भी बर वक्त हम इंपोर्ट नहीं करते, वो फिर महंगी हो गई, तो उसके बाद गैस का बहरान पैदा हो गया। इसमें भी शौकत तरीन साहब और हमाद अजहर साहब आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं बर वक्त हमने पॉलिसी नहीं बनाई, इस वजह से बहरान है। हमाद अजहर साहब मानते ही नहीं है। Now this is PTI versus PTI. This is not PTI versus PML or PMLN or the opposition or the media or the people of Pakistan. This is PTI versus PTI. मजीद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ताबिश गौर साहब जो पहले एनर्जी के हवाले से देख रहे थे मामलात को, उन्होंने भी कहा कि ये जो टर्मिनल हमने नहीं बनाए थे, ये हमारी कोताही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2 टर्मिनल लगने थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इतनी डिमांड ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से टर्मिनल्स हम लगाएंगे नहीं। लेकिन बाद में ताबिश गौर कह रहे हैं कि जी लगने चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया आसमा शिराजी साहिबा ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, आज जो मीडिया पर बाज़गश्त हो रही है, जितनी भी बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, 2 पहलू हैं आसमा साहिबा मेरी नज़र में। एक तो ये है कि जी इसमें कोई शक नहीं कि जो मुंतखब अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको फ़िक्र लाक हो रही है कि हमने अवाम के पास अगले इलेक्शन में जाना है, और अगर अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। इस वजह से वो वहाँ पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन क्या इसका दूसरा कोई मस्बत पहलू भी है,
जैसे कि तहरीक इंसाफ कहती है कि देखिए हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एहतजाज किया जा सकता है, और दिखाएं किस पार्टी में ऐसे होता है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आसमा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम। मेरा ख्याल है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि पार्टी के अंदर ये होता है और हम अपने लीडर से सवाल उठाते हैं, आप खुद भी माशाल्लाह इतने अरसे से टेलीविजन प्रोग्राम भी कर रहे हैं और आपकी सहाफत पे भी नजर है। पिछले 3.5 पौने 4 साल से जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, कभी एक दिन भी आपने ये खबर सुनी कि काबीना के अंदर किसी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा हो कि गैस की कमी है तो आप उसके जिम्मेदार हैं, और बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत है तो उसके आप जिम्मेदार हैं? तो ये एहतजाज या इस तरह की जो बात है, ये जो जमहूरी हक है, ये अभी क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो सवाल उस वक्त उसका जो बड़ा जवाब है वो यही है कि अब चूंकि अवाम के पास जाने के दिन हैं और अवाम के पास जाने के लिए आपको फेस करना है, इसलिए परवेज खटक साहब जैसे आदमी जो कि कोई बहुत जूनियर, कोई हमाद अजहर नहीं है वो, या वो कोई बहुत नाइफ से जिसे कहना चाहिए कि पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बहुत समझदार और सीनियर तजुर्बाकार सियासतदान है। उन्होंने एक वक्त देखा है, वक्त की चाल देखी है, उन्होंने नब्ज देखी है, और उनकी पहले मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है। उस मीटिंग के बाद फौरी तौर पे वो जब जाते हैं और वो इजलास में जाके 144 अरकान के सामने ये बात करते हैं, फिर वही नहीं बात करते, नूर आलम खान साहब भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग और भी नहीं थे, फिर 14 लोग आज वैसे ही एब्सेंट थे। तो ये कोई सिर्फ एक मामूली बात नहीं थी। हाँ, अलबत्ता आवाज उसको जो है वो परवेज खटक साहब ने वक्त के मुताबिक दी है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, और अब सियासत के अंदर जो है वो टाइमिंग ही अहम होती है। और खान साहब को तो ये भी पता है, वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी अगर इस्तेमाल की जाए तो क्रिकेट के अंदर जो एक मैच का जब पांसा पलट रहा होता है तो वो कोई एक बॉल ही होती है जो कि स्विंग बॉल, या कोई एक छक्का ही होता है जो कि सूरत हाल को बदल सकता है। तो आज मेरा ख्याल है कि वो टाइमिंग को देख के जो है वो परवेज खटक साहब ने ये बात की, और इस बात का निकलना, उसके बाद उसको मीडिया पे जिस तरह से वो हाईलाइट हुई है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये जमहूरी हक जो है वो, लेकिन ये जो टाइमिंग की आप बात कर रही है, जी, मैं ये जो टाइमिंग की आप बात करें इसको मैं जिस तरह से समझो, आपको लगता है कि क्योंकि अब परवेज खटक साहब की तरफ से इस तरह की बातें या इख्तलाफात सामने आए तो इसका मतलब ये है कि तरीके आदम एतमाद शायद किसी तरह का हो सकता है। बट देन हाउ डू यू इंटरप्रेट कि जो परवेज खटक साहब ने बाहर निकल के फ़ौरन कहा कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ और मैं तो इमरान खान के मुतालिक ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरा लीडर है। जो उन्होंने बात की वो तो जो बात हो चुकी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद जो है वो अगर आप जिस तरह मर्जी उसको करें, आप जो मर्जी उसको खत्म करने की या जायल करने की कोशिश करें, वो एक सियासतदान है। और आपने देखा उनके पीछे मुराद सईद और एक और मुआवनी खसूसी जो है वो मंडला रहे थे, जिस तरह ऐसे लग रहा था गन पॉइंट के ऊपर जो है उनको कहा गया कि आप जाके स्टेटमेंट दें। लेकिन चले, हम उसको भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो अपनी बात को कहीं पे भी डिनाई नहीं करे। उन्होंने कहा उन्होंने गैस की बात की है, और उस सारी बात तो यही थी कि उन्होंने अपने मसलों का प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया कि ये एक मसला हमारे साथ मौजूद है और हमारे जो लोग हैं वो क्यों इसका जो है वो शिकार हो और हमारी आवाम को इसका सामना करना पड़ रहा है। जिसके जवाब में हमाद अजहर साहब ने जब बात की तो उन्होंने उनको उसी वक्त टोका कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं वजीर आजम से सवाल कर रहा हूं। और वजीर आजम का फिर आगे से ओवर रिएक्ट करना और ये कहना कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और ये कि मैं हुकूमत किसी और को दे दूं, ये बहुत अहम सवालात हैं। और सियासत के तालिब इल्म के तौर पर जब वज़राए आजम इस नहज पे आ जाएं कि अपनी जमात से कहें कि वो छोड़ के चले जाएंगे या वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं और वो छोड़ के जाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत पॉलिटिकली जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। तो ये कोई एक मामूली सी बात नहीं थी कि एक वजीर दिफा जो है, जो इतना अहम आपका वजीर है कि आपकी पार्टी की मेकिंग में, आपकी गवर्नमेंट की मेकिंग में, आपकी पहली हुकूमत केपी के अंदर जो फतह याब हुई थी उसके वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके बाद उसी सूबे के 2/3 मेजोरिटी की आवाम ने आपको मुंतखब किया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम कह दें कि परवेज खटक साहब ने सिर्फ एक बात बराए बात की और उसके बाद वो उठ के चले गए और बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनसे ये बात ऐसी बात नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग बहुत अहम है, उनका बयान बहुत अहम है। अब जो कुछ मर्जी कहें, तीर तो कमान से निकला है। ठीक, बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब ने मुझे ज्वाइन किया, कायद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएगा कि आसमा शराजी साहिबा जो बात कर रही थी टाइमिंग की, कि टाइमिंग बड़ी अहम है और लगता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर कुछ इख्तलाफ दरारें पड़ी हैं और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद या इस तरफ बात निकल जाए। आपको भी लगता है कि बात इस दूर तलक जाएगी, या आपको ये लगता है
कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद जमहूरियत का हुस्न है कि परवेज़ खटक साहब ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से इख्तलाफ करने की जसारत की है और कहा है कि जी मेरे ये मसाइल हैं और अगर ये हल नहीं होंगे तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं अपने हल्के के अवाम को फेस नहीं कर सकता। आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा, उनकी अपनी बात है और मैं इस बात में भी बुरा नहीं समझता कि मैं अगर कोई भी ख्वाहिश करे कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं तो उसकी तमन्ना कोई करे तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं जहां तक पार्टियों के अंदर इख्तलाफ की बात है, अब आप देखें पिछली रूलिंग पार्टी जो है उसमें जो मरियम साहिबा का बयानिया था, ना सिर्फ ये कि उनके सिटिंग फादर को हाथ धोना पड़ा पावर से, बल्कि उनके अंदर दो बाकायदा पार्टियां बन गई और एस्टेब्लिशमेंट की जो ब्लू आइड पार्टी थी जिससे हमेशा वॉक ओवर मिला, अब मुझे नहीं लगता कि वो भले उसके पास स्ट्रीट पावर है या नहीं है, ये भी डिबेटेबल है कि दोबारा से कभी वो ताकत में आने का कोई चांस भी उन्होंने नहीं रहने दिया। एक पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ, फिर पार्टी में जो मीटिंग्स होती रही, मियां साहब को खुलकर लोगों ने कहा कि ये जो परवेज रशीद डॉक्ट्रिन है ये हमें किसी जगह नहीं छोड़ेगा, मगर वो पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और क्या ये उससे ज्यादा। और इमरान खान या किसी पार्टी का जो फेलियर है वो तो सब नजर आ रहा है कि जी, और जो जो परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, परफॉर्मेंस से ज्यादा निजामाती सिस्टेमिक फेलियर है, वो पूरी दुनिया में हर जगह हो रहा है। अमेरिका बाहर की इकॉनमी जो है इस वक्त लगी हुई है वेंटिलेटर पे, $10 ट्रिलियन के नोट डॉलर छाप के वो जो है वो टीका लगा रहे हैं। तो बात ये है कि अब ये विशफुल थिंकिंग और विशफुल एनालिसिस होते हैं। हालत ये है कि सवेरे हम खिलाफ बोलते हैं, शाम को लाइन में लग के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला हो, आज का बिल पास करना हो, लाइन में लग के आप दे देते हैं। मतलब देखे ना, कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ गई है उसके, उसने कह दिया इमरान खान को कि जी या क्या ऊपर से नीचे हो गया, आसमान गिर गया, इमरान खान चला जाता है, फिर क्या हो जाएगा, नया आने वाला क्या। दिस इज एन एज ऑफ नॉन इवेंट्स। हम नॉन इवेंट्स के दौर में रह रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, निजाम नहीं बदल रहा, जिसकी वजह से रूलिंग इशराफिया चाहे वो पीटीआई की है, पीपल्स पार्टी की है या इसकी है, वो अपने अंदर लड़ते रहते हैं। पिछले दिनों में हम सुन रहे थे कि वो जो पीपल्स पार्टी के सिंध के रहनुमा है वो शायद छोड़ रहे हैं या जरदारी साहब से। तो ये चलता रहता है, इशारे कहीं और से आएंगे, नई सफबंदियां कहीं और से होंगी, ये लाइन में लग के वोट देंगे दोबारा से, जिस तरह इन्होंने पहले दिए थे, जिस तरह आज दिए, आज गायब हुए। आज क्यों नहीं बिल रोका गया? आज इसलिए कि ये इशराफिया का बिल था और इशराफिया ने इसे पास करवाना था और पास होना था। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल, लेट्स नॉट रीड और लॉट इनटू दैट। क्राइसिस होगा, आवाजें उठेंगी। इमरान खान साहब की पार्टी में मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, एक शहबाज शरीफ साहब का फैक्शन है, एक मियां नवाज शरीफ साहब का फैक्शन है और एक गुड काप और बैड काप वाली कहानी है। और दूसरी ये कि इन्होंने अपनी आकबत ना अंदेशी से जो रैंक एंड फाइल है पाक फौज का, जिन्होंने बड़ी, जिनकी हर क्राइसिस में हम उन्हें बुला लेते हैं, चाहे वो मरी हो चाहे कहीं हो, वहां भी इन्होंने शदीद अपने आप को अनपॉपुलर कर लिया है। तो इसमें फिर ये भी कोई खैर इतनी बड़ी अहम बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी हकीकत हाल तो है कि पावर में होते हुए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई उनकी पार्टी के अंदर ही से कि जो चाहे वो डॉन लीक्स हो चाहे कुछ हो, तो थिंग्स हैपन। तो इसका क्रेडिट फिर आप जो कह रहे हैं कि ये फिर इमरान खान को आप क्रेडिट देंगे कि उसने अपनी पार्टी में इतनी आज़ादी इजहार राय दी हुई है और वो टॉलरेट करता है कि लोग खड़े होकर एहतजाज भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि जी ये पॉलिसी आपकी ठीक नहीं और मुझे इख्तलाफ है और मैं वॉकआउट कर सकता हूँ। अगर ये, वैसे तो मान नहीं रहे हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ये कह देते तो मेरे ख्याल में एक मस्बत में, ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, अपने लीडर को उस लेवल पे पेडेस्टल पे जाके बिठा देते हैं कि वो इसके सामने तो कोई आंख भी नहीं उठा सकता। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। जमहूरी जो तकाजे हैं वो डिमांड करते हैं। जी मैं आपके एंगल से अगर बात को देखूं तो बात पॉजिटिव बनती है। मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी में जो है फेयर इलेक्शन होता है इनकी, किसी ने करवाया आज तक? और यार लिमिटेड कंपनियां हैं खानदानों की, बल्कि ये तो उस पर तो कोई बात नहीं करता। मुझे ये बताएं, लेबर पार्टी के कंजर्वेटिव पार्टी पे किसी फैमिली का कब्जा है? मतलब डेविड कैमरॉन गया, अब ये आया हुआ है, ये भी चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। ये तो इनके निजी कारोबार, इस पे यार बात नहीं करते आप। क्या मेरा बच्चा है वो उसने साफी बनना है? अगर मैं साफी बन गया हूं तो, या मैं अगर इख्तिदार में हूं तो मेरे सारी खानदान आगे इख्तिदार में जाएगा। ये हम ओलिगार्की की बात नहीं करते, हम ये बात नहीं करते कि सियासी ताकत और माशी ताकत दोनों पे कब्जा हो चुका है और 1%, यानी ये चीजें बहस होनी चाहिए ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है इमरान खान को के, बहुत शुक्रिया भाई आप गलत कर रहे हो। बहुत शुक्रिया साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये देखें ना, अब
ये तो मीडिया पे बहुत बात हो रही है कि देखिए जी परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने उसके वज़रा ने इस तरह से बात नहीं की है। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, मस्बत मनफी, जो भी जैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहता है वो अपनी जगह पे। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको निगलेक्ट किया गया और वो इतनी ज़्यादा, इट इज़ नॉट इवन द टॉक ऑफ द टाउन ऑन द मीडिया, कि जो मसला था जिसकी वजह से बात हुई है वो गैस का मसला था। And that is a national issue. That is an issue of national security. अगर इस मुल्क में गैस खत्म होती है या बिजली का बुरान पैदा होता है, that is an issue of national security. आप अंधेरे में डूब सकते हैं, आपका मुल्क अंधेरे में डूब सकता है, उस पर आप बात करें ना, उस पर। और अगर आज इस मुल्क में गैस का क्राइसिस है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो हुकूमत नहीं हो सकती है जो 3.25 साल से इक़्तिदार में, इनका अपना हिस्सा है। मैं उस हद तक इन पे तनकीद करता हूँ, लेकिन वो तमाम लोग जो इस मुल्क में 74 साल से इक़्तिदार में रहे हैं, उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि जब वो अपना इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, व्हाई डिड दे नॉट डिवाइज अ पॉलिसी फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस, बावजूद इसके कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास ज़ेरे ज़मीन ज़खायर अल्लाह ताला ने दिए हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की जिसका ताल्लुक मिनी बजट से है। और अपोजिशन ने कुछ तरमीम तजवीज़ की थी जिसके ऊपर फिर वोटिंग हुई और जो वोट सामने आए उसमें फिर 18 वोटों से अपोजिशन हार गई और नताइज का ऐलान जिस तरह से किया गया। 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। अच्छा, अब इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने क्या फरमाया भी सुन। तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन है उनका कराची का एड्रेस हम जानते हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, लोगों से ख़ुद पूछें कि क्या हालात हैं, मईशत से लोग कितने परेशान हैं, तंग हैं। नहीं तो फिर हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम वहाँ पे लोगों को लेकर पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि लोगों के जज्बात क्या। गुजारिश ये है कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो परनाना थे वो 1947 से पहले रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म हुए। उसके बाद फिर जनाब के नाना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने 70 की दिहाई में। फिर जनाब की वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी पाकिस्तान की 2 बार। उसके बाद फिर जनाब के वालिद आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बने और अब जनाब की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएँ। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं कि एड्रेस जानते हैं, तो पिछले तकरीबन 74 साल से जब से जनाब का ख़ानदान इक़्तिदार में है तब से जनाब का घर का एड्रेस भी कराची और सिंध के अवाम को पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। बावजूद इसके कि जब जनाब के वालिद साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 18वीं तरमीम पास की आइन की और उसके बाद सूबों को इख्तियार दे दिए और वफाक जो है उसके पास डिफेंस, दिफा, मईशत और फॉरेन अफेयर्स रह गया। और इमरान खान के हवाले से आपने अक्सर अभी भी सुना होगा ना, वो तो इस्लामाबाद की 22 किलोमीटर हदूद का प्राइम मिनिस्टर है और नीचे बुजदार साहब को इस वजह से लगाया क्योंकि वो सूबा डायरेक्ट मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि कोई तगड़ा आदमी होता वो अपनी मनमानी करता। वो इस वजह से कि 18वीं तरमीम के बाद जब जनाब के वालिद सदर थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो उन्होंने सारे इख्तियारात बुनियादी तौर पे सूबों को मुंतकिल कर दिए थे। अब उन इख्तियारात के या महकमों के हवाले से जिम्मेदारी तो सूबों की है। अब जनाब का जो सूबा है सिंध, जहाँ पे 13 साल से जनाब की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर तालीम सूबे के पास है, वहाँ पर सेहत सूबे के पास है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सूबे के पास है। लेकिन उसके बावजूद जनाब की पार्टी की जो परफॉर्मेंस है पिछले 13 साल में, उस हवाले से लोग कुछ नहीं कहते। सर उस हवाले से कभी तो लोगों से पूछें। बिलावल हाउस बहुत बड़ा है, मुझे पता है, इन द हार्ट ऑफ कराची इतना बड़ा, वो ऊंची दीवारें बिलावल हाउस की, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बेचारे गरीब मिस्कीन यतीम लोग फिर रहे होते हैं जो रोटी से भी परेशान होते हैं, तो उनको आपका एड्रेस पता है। बट दे कुड नॉट इवन एंटर द डोर्स ऑफ द बिलावल हाउस एंड एक्सप्लेन दैट हाउ दे फील, व्हाट आर देयर सर्कमस्टांसेस। तो अगर वो नहीं कर सके हैं तो जनाब शौकत तरीन साहब का एड्रेस अगर जानते भी हैं तो क्या फर्क पड़ेगा जनाब। और 4 लोग आके अगर शौकत तरीन साहब को कुछ कह भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा जनाब। तो पॉइंट ये है
कि वफाक पे तनकीद करना अपनी जगह, अपने गिरेबान में झांकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा मिनी बजट के हवाले से ऑपोजिशन के जो इतराज़ात थे वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। 5% टैक्स का इजाफा कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, ना सिर्फ इंपोर्टेड जो सामान है उस पे टैक्स लगाए हैं, मगर जो पाकिस्तान में बनते हैं, जो लोकली मेड कम्युनिकेशन के ये डिवाइसेस है, उस पे भी टैक्स लगाए हैं। इस मुश्किल वक्त में, हमारे किसानों के मुश्किल वक्त में 17% टैक्स आपने लगाए हैं ऑन लाइव एनिमल्स, पोल्ट्री, एग्स, रेड चिली seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old। मतलब वो जो 5 साल पुराना combined harvester खरीदेगा उस पे भी टैक्स होगा जनाब स्पीकर। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाएंगे। बाय द वे ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब इस अंदाज में तकरीर करते हैं तो एज अ पाकिस्तानी, मैं तो अब एक आम पाकिस्तानी हूँ, 22 करोड़ अवाम का एक फ़र्द हूँ, क्या औकात है मेरी, क्या हैसियत है, अल्लाह ताला ने जितना दिया उसका करम है, लेकिन उसके बावजूद मुझे स्टिल आई गेट द फीलिंग लिसनिंग टू द एक्सेंट जैसे पता नहीं कोई पाकिस्तान अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे तो नहीं चल रहा, क्योंकि वो स्टाइल बड़ा, उनका एक्सेंट बड़ा वो ब्रिटिशर्स वाला ना, एंड स्टिल ही कैन नॉट स्पीक उर्दू प्रॉपरली। लेकिन बहरहाल वो अगर आप कभी मुवाजना करके देखें उस ज़माने में अंग्रेज़ सरकार जिस तरह से बोलता था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी जिस तरह से बोलते हैं, तो अंदाज में, वो प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी आपको मुमासलत नज़र आती है। बहरहाल जो चीज़ें महंगी हुई हैं वो तो अपनी जगह पे हुई है, लेकिन फिर इत्तेहादियों ने जब इतराज़ात उठाए हैं तो हुकूमत को कुछ होश के नाखुन आए हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने फिर सस्ती की हैं। उसमें छोटी गाड़ियाँ, उसमें डबल रोटी है, उसमें दूध है, उसमें बेकरी आइटम्स हैं, उसमें लैपटॉप्स हैं, उसमें सोलर पैनल्स हैं। शौकत तरीन साहब बता रहे हैं, सुनिए। क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है और ये मतलब पत्नी गरीब पत्नी किधर हो गया, क्या हो जाएगा। अरे 71 अरब रुपए और उसके बीच में जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वो जब मेरी तकरीर आएगी मैं आपको बताऊंगा हमने वहाँ से रिमूव कर दिए हैं टैक्स, वहाँ वो कंजर जो है वो हमने निकाल दिए उधर में से। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। तो डबल रोटी पे और नमक पे और मिर्च पे और छोटी गाड़ियों पे टैक्स को कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। तो मुबारक हो अहले वतन के कुछ चीज़ें जो थी बुनियादी ज़रूरियात की, वो जो कह रहे थे कि गरीब आदमी पे बोझ नहीं डलेगा वो इवेंचुअली, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इत्तेहादियों को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि इत्तेहादियों ने बहुत दफ़ा, मैं कहता हूँ कि जहाँ पे हुकूमत का फेलियर है वहाँ पे भी इत्तेहादियों की जिम्मेदारी साथ है, लेकिन यहाँ पे इत्तेहादियों को क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे साथ शाहिद हसन सदीक, आपसे जब भी मईशत के हवाले से बात करते हैं बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा, how far you are satisfied as an economic expert with the changes that have been made? अभी ये जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि छोटी गाड़ियाँ, डबल रोटी, दूध, बेकरी आइटम्स, लैपटॉप, सोलर पैनल्स, इस पे से टैक्स हमने हटा दिया है और बाकी चीज़ें जो है उसमें से तो वो कहते हैं कि 272 अरब, 350 अरब का अगर टैक्स छूट ख़त्म किया तो 272 अरब रुपए तो रिफंडेबल हैं। तो ऐसा क्या जुल्म कर दिया हमने, क्या कहेंगे? शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले मैं आपसे ये बता दूँ कि ये जो बिल है इस पर जब अमल दरामद होगा तो पाकिस्तान में महंगाई यकीनन बढ़ेगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन तूफ़ान तो आ चुका है ऑलरेडी। 5.7% थी जनवरी में महंगाई, इस वक्त जो है 12.5% है। जो बात हैरान कुन है, जो बात परेशान कुन है कि इस बिल के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो ज़बरदस्त चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश होंगे, पाकिस्तान की सलामती को जो ज़बरदस्त ख़तरात सामने आएंगे, न्यू ग्रेड के गेम जो अमेरिका का है उसके मकासद में जो मावनत होगी और जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का जो एलानिया था उसके नतीजे में गलत कार्य करके जो कर्जा हासिल किया गया था, ये टोटली आज उसका जो है ये कंटिन्यूएशन है। और मैं समझता हूँ कि महंगाई का इतना बड़ा मसला है ही नहीं, आवाम तो आदी हो गए। मसला ये है कि महंगाई अगर बढ़ी तो कम भी हो जाएगी, लेकिन सलामती को जो नुकसान हो जाएगा, मईशत को जो नुकसान हो जाएगा, उस पर कोई एक लफ्ज़ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना अपोजिशन, ना इत्तेहादी या ना कोई और। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इस तरह से देखें कि जिस वक्त ये मार्च से जून 2020 तक
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने मिलके एक प्लान बनाया कि IMF के प्रोग्राम को 20 महीने से ज़्यादा तक मुअत्तल रखा जाएगा और उसके नतीजे में वो शरह सूद इतनी कम कर देंगे कि सस्ती शरह सूद पर कर्जे दे के बेतहाशा इम्पोर्ट्स करें, गाड़ियाँ और दूसरियाँ, मईशत उससे तबाह हुई है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आपने 20 महीने तक जो मुअत्तल रखा, ख़ास तौर से तरीन साहब ने जो है जून जुलाई से लेके अब तक रखा, इसके नतीजे में हमने देखा कि 6 महीने में पाकिस्तान का जो तजारती खसारा 25 अरब डॉलर, तारीख में सबसे ज़्यादा, इंपोर्ट्स 40 अरब डॉलर 6 महीने की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, 24 रुपये डॉलर में गिर गया मई से अब तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। ये तबाही बर्बादी के बाद इस काबिल ही नहीं थे कि हम IMF से कुछ मुज़ाकरात करते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का मुज़ाकरात का था, लेकिन ये इन्होंने इसलिए बढ़ाया कि प्रोग्राम मुअत्तल रखकर सस्ती शरह सूद पे कर्जे दे के बेतहाशा इंपोर्ट्स करें और लोग कमाई कर लें, जो कर ली। तो ये है वो चीज़ जो असल ख़तरा है, ये है पुरस्कार फैसला, ये नाकाबिल दिफा फैसला और नाकाबिल तोजी, इस पर कोई एहतसाब नहीं हो रहा। एक तो ये बात है, मगर महंगाई से कतई नज़र हमारा सवाल ये है कि ये जो आपने IMF का प्रोग्राम से अब ये मामला तय हो जाएंगे तो इससे मकसद क्या हासिल होगा? एक मकसद हासिल होगा कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, नंबर 1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी पाकिस्तान को, नंबर 2, और नंबर 3 ये कि पाकिस्तान की हुकूमत बड़े पैमाने पर इसके फ़ौरन बाद बैरूनी कर्जे लेने के लिए मैदान में आ जाएगी ताकि मज़ीद बैरूनी कर्जे लिए जा सकें। एक तो ये बात हो गई। मगर जो हुकूमत दिफा कर रही है, शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि IMF के पास जाएं। इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी हम इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा देंगे, और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हमारी 10,000 अरब रुपए की पोटेंशियलिटी है जो मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा, तो वो ऑप्शन है ही नहीं कि वो भी बढ़ाना है। IMF कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 3,800 अरब रुपया पाकिस्तान कम वसूल कर रहा है टैक्स, मगर ये जो कम वसूली है ये GST में, इनकम टैक्स में नहीं है। आप इनकम टैक्स लेके अगर GST को 5% कर दें, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ आइटम्स पर रख दिया कुछ नहीं रख दिया, बुनियादी तौर पर GST 5% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, और पेट्रोलियम लेवी भत्ता 0 होना चाहिए, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। एग्जेम्पशंस कम करने की बात हो रही है। 17% क्यों रखा जा रहा है? इसलिए कि आप इनकम टैक्स। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, डॉक्टर साहब, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो कानून साजी हुई है उसमें वो गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट बैंक को हमने खुद मुख्तार बनाया, लेकिन ऑपोजिशन वाले कहते हैं उसको गिरवी कर दिया IMF के पास। इस पे भी आज इख्तलाफ होता रहा, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने कहा था अगर किसी मौके पे हमें लगा कि स्टेट बैंक जो है उसकी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो हम सिंपल मेजॉरिटी से दोबारा कानून पास करके उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने उसके ऊपर अपना एक नया फ़लसफ़ा दिया है। ये दोनों सॉर्ट्स में आपको सुनवाता हूँ, फिर आपका तज्ज़िया लेता हूं, कुछ मेरा भी ओपिनियन है, बताते हैं आफ्टर द शॉट। अच्छा, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग एक वकील की हैसियत से ये है कि अगर इसमें ये लिखा हुआ है दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लेजिस्लेशन विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द स्टेट बैंक, अगर ये लिखा हुआ है तो ये आइन से मुतसादिम है, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और अगर ऑपोजिशन को इस हवाले से इतना बड़ा मसला है और ये शक है तो ये गलत है कानूनी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट से राब्ता करके इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके हवाले से? क्या गिरवी रखा जा रहा है स्टेट बैंक को फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? जी बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि जब वक्त आएगा अगर कुछ देखा तो हालात काबू से बाहर हो रहे हैं तो हम सिंगल मेजोरिटी से कर देंगे, वो ये भूल रहे हैं कि 100% आप ये बात यकीनी है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे इन पॉलिसियों के नतीजे में। तो क्या उस वक्त IMF के हाथ कट चुके होंगे, वो आपको करने देगा? उस वक्त भी यही बात होगी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि IMF के पास जाएं और उसकी शराइत मान लें। नंबर 1, ये उस वक्त भी यही मसला आएगा। दूसरी बात, ये क्यों ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इस बिल के नतीजे में ये खदशा मौजूद है, मगर मैं कुछ नई बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी एक फिस्कल पॉलिसी होती है जो हुकूमत की होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की, दोनों में जो है वो हमआहंगी और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है, नंबर 1। दूसरी जो तबाहकुन बात यह है कि स्टेट बैंक इज द बैंकर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसमें यह रखा गया कि हुकूमत जो है स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकती, यानी कमर्शियल बैंक से लेगी। आपने कमर्शियल बैंक बड़े बड़े जो है ना गैर मुल्कियों को बेच दिए हैं।
अगर पाकिस्तान बिल्कुल को ठीक कभी है जरूरत डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत शुक्रिया। किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह मजीद तफसील से आपसे इसके ऊपर बात करेंगे। एक आखिरी इशू जिसके हवाले से मैंने बात करनी है वो ये है कि जमात इस्लामी कराची में 14 दिन से धरना दिए बैठी है। बल्दियाती कानून जो पास हुआ है कराची में असेंबली में, उसके खिलाफ। और हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने 14 दिन धरना दिया हुआ है, लेकिन हुकूमत तो सिंध गवर्नमेंट तो वहाँ पे कह रही है, सईद गनी साहब का एक शॉट है, उन्होंने कहा जी सारी जिंदगी भी धरना दे तो कानून तब्दील नहीं होगा। तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं हाफिज साहब? नहीं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और ये जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है ये बता रही है कि धरना असर कर रहा है। अगर धरना असर नहीं कर रहा होता तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? कभी हम पर लिसानी सियासत का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिन्होंने लिसानी सियासत के ख़िलाफ़ जाने दी हैं और ये लोग घर बैठ के दुबक के बैठ जाते थे और ये लिसानी सियासत एक दूसरे के साथ तय कर ली थी कि इधर तुम इधर हम। तो कभी हम पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आमरीत का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसमें ये खुद नफीसा शाह हों या नासिर शाह हों या सईद गनी हों या फरियाल तालपुर हों, ये सारे के सारे मुशर्रफ के निज़ाम में नाज़मीन और नाज़मात रहे हैं। तो इस तरह की बातें होती उसी वक्त हैं जब आपको परेशानी शुरू हो जाती है। तो जमात इस्लामी के धरने ने इनको परेशान तो कर दिया है। पूरे अंदरून सिंध में एहतजाज हुआ है, पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कराची मनाया गया है और कराची के तो बच्चे की ज़ुबान पर ये बात आ रही है कि हमें इख्तियार दो और हक दो। ज़ाहिर है जब ये नारा लगा है तो उसके नतीजे में इनको परेशानी शुरू हुई है। हमने धरना दिया हुआ है, 14 दिन हो गए, हर तरह के मौसम को हमने फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये धरना बढ़ता जा रहा है। और इतवार को इंशाअल्लाह शाहराह फैसल में ब्लॉक करेंगे और वहाँ पर बहुत तमाम शहर से रैलियाँ आएंगी और वो शाहराह फैसल के ऊपर इंशाअल्लाह बहुत बड़ी रैली निकलेगी और ख़वातीन की रैलियाँ निकलेंगी। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हाफिज साहब उन्होंने तो 27 फरवरी को इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। वो कहते हैं हम वहाँ से मार्च करेंगे, वफाक में आएंगे और आके वफाकी हुकूमत से हिसाब लेंगे। आपने उधर धरना दे दिया है, तो आपको लगता है कि आपके धरने की वजह से वो अपना मार्च डिले करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको ये समझना चाहिए। देखें, उनको हक हासिल है, वो कुछ भी करें और वो वफाक की बात करें, लेकिन अपने घर को तो देखें। अगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप हमें इख्तियार नहीं दे रहे, आपने कितने साल हो गए PFC अवार्ड मुनक़िद ही नहीं किया है, आप मरकज़ से पैसे लेते हैं और अपने पास लेके बैठ जाते हैं, नीचे पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इख्तियार ही नहीं दे रहे हैं, सारे इदारों को आपने अपने सूबे के अंदर रखा हुआ है। आप मुझे बात, दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा? कितनी काबिल शर्म बात है, कोई इनसे पूछे बिलावल भुट्टो से कि तुम्हारे सूबे में जहाँ तुम्हारी हुकूमत है, क्या वहाँ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो मेयर के मातहत होती हैं, सूबे के मातहत? तो अगर बिलावल भुट्टो ये कहेंगे कि KDA जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो सूबे के मातहत और मेयर बेख्तियार है, तो इनको शर्म आएगी ना इस बात पर? तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। इसी तरह MDA वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसी तरह कराची का पानी, कराची के सीवरेज, कराची की बिजली, हर चीज़ अगर सूबाई हुकूमत अपने पास रखती है तो आइन का आर्टिकल 140 है, आप बैरिस्टर हैं, आप जानते हैं उसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, तमाम पॉलिटिकल और तमाम फाइनेंशियल इख्तियारात जो हैं उनको डिवॉल्व किया जाएगा। डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन और नॉट डेलीगेशन ऑफ पावर। तो आप बताएं कि, और वो भी बल्दियाती हुकूमतों को, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट का तो तस्वुर ही नहीं है इनके पास। तो ये दुनिया में जमहूरियत की बात करते हैं और इस वक्त तो इनका भी एजेंडा है कि ये वेस्ट को भी खुश रखें। तो अगर इनसे वेस्ट सवाल करेगा कि आप तो एम्पावरमेंट करते ही, अगर मैं आपसे तो सादा ज़ुबान में कहूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन करें हाफिज साहब, मैं आपको कहूँ कि सादा ज़ुबान में थोड़ा आवाम के लिए एक्सप्लेन कर दें कि अभी जो बल्दियाती कानून पास किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उससे प्रॉब्लम क्या है और क्या मोटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध गवर्नमेंट का उसके पीछे, तो कैसे एक्सप्लेन करें? देखें, जब ये निज़ाम चल रहा था ना मुशर्रफ साहब के ज़माने में, वो भी कोई 100% आइडियल निज़ाम नहीं था, लेकिन उसमें बड़ी हद तक तकरीबन 18-19 जो इदारे थे शहरी उमूर से मुतालिक, वो शहरी हुकूमत के मातहत कर दिए गए थे, जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बने थे। उसके नतीजे में कराची में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई 2008 में, तो उसके बाद बहुत सारे ऑर्डिनेंस के ज़रिए से इन्होंने बहुत सारे इदारों को अपने सूबाई उसके मातहत किया और 2013 का जब ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, जिसमें इत्तेहादी थी MQM के साथ, तो इन्होंने तकरीबन सारे इदारों को जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत कर लिया, चंद इदारे छोड़ दिए। इसमें एजुकेशन भी इन्होंने ले ली, इसमें हेल्थ भी इन्होंने पूरी ले ली और इसमें फंड्स इनके पास रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे, क्योंकि इनकी हुकूमत का पूरा काम ट्रांसफर पोस्टिंग और फंड्स के ऊपर चलता है। ज़ाहिर सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन इसी सूबा सिंध में है। अब उसके बाद आ जाइए कि आप फिर अब 21 में क्या हुआ? 21 में जो बकिया डिस्पेंसरीज रह गई थी जो,
और बेसिक हेल्थ यूनिट रह गए थे, और KMC के स्कूल रह गए थे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, वो भी ले लिए। अब्बासी शहीद अस्पताल जो 50 साल से बल्दिया का था वो भी ले लिया। नेमतुल्लाह खान ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज बनाया था KIHD हॉस्पिटल फेडरल एरिया में, वो भी ले लिया, और बहुत सारे अस्पताल ले लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ना बिजली का कोई, ना पानी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसका एक बोर्ड है, अब इन्होंने कहा कि हमने इख्तियार दे दिया इनको, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बना दिया। वाइस चेयरमैन बनाकर CM की नॉमिनेटेड बॉडी होगी जो इसके ऊपर होगी और वो फैसला करेगी। तो आप बताएं कि एक तो बोर्ड वन ऑफ द मेंबर होगा सिर्फ मेयर, ना हायर कर सकता है, ना फायर कर सकता है, ना उसकी कोई जो है वो फाइनेंशियल कोई पावर है, और उसके ऊपर भी एक कमेटी जो नॉमिनेटेड होगी। ये कहाँ की जमहूरियत है भाई, और ये कहाँ का डिवोल्यूशन ऑफ पावर है? तो ये वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पर हम धरना दिए बैठे हैं। हमारे बच्चों का कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिलती यहाँ पर हमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज रहमान साहब। अब वही बात हो रही है, मैं कह रहा था कि मार्च करना है इस्लामाबाद में और धमकी देनी है वज़ीर ख़जाना को कि आपके घर लोगों को भेजेंगे, और कराची के जो अपने लोग हैं वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवा दिए, और वो क्यों, क्योंकि फ़ंड्स चाहिए। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, MQM ने तो ये भी कहा है कि अगर ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए बल्दियाती कानून के हवाले से, तो हम अलग सूबे की भी डिमांड कर सकते हैं। ये सुन लें सॉट खालिद मकबूल सदीकी साहब का। ऐवानों और अदालतों में चले गए, और जब बोर्ड फैसला नहीं करता तो रोड को फैसला करना पड़ता। जमात इस्लामी आज धरने पे बैठी हुई है, हमने इस धरने की हिमायत की है और शुक्रिया अदा करते हैं जमात इस्लामी का। तो ये कह रहे हैं कि रोड्स पे फैसला होगा, और ये मेरे ख्याल में बहुत एक सिचुएशन ऐसी है जो कि काबिल गौर है। और इसमें अगर ये खुदा न खास्ता, क्योंकि शाहराह फैसल कराची की मेन शाहराह है और 14 दिन से जमात इस्लामी के लोग, और उनको वो मीडिया अटेंशन नहीं मिल रही है। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट कि वहाँ पे जमात इस्लामी 14 दिन से अगर धरना दे रही है तो वो मीडिया अटेंशन वहाँ पर नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि शायद वो सिंध का इशू है, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, मीडिया अटेंशन पूरी देनी चाहिए। और वहाँ पे बल्दियाती कवानीन जो वो लेकर आए हैं उसमें अगर सिंध हुकूमत की ये मोटिव है, ये उनका मकसद है कि ऐसा कानून हम लेकर आए जिससे फंड सारे हमारे पास रहें, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। और ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में आप चले जाएं, अमेरिका में, बरतानिया में, फर्स्ट वर्ल्ड में, उनकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे एक जो बुनियादी सीक्रेट है वो ये है कि वो हर जगह पे लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को फंड्स देते हैं, और लोकल गवर्नमेंट अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में उन फंड्स का इस्तेमाल करती है और वो डेवलपमेंट होती है। तो अगर आप उसको सेंट्रलाइज कर दें, यानी कि ये दिस इज हिपोक्रेसी, ये तो मुनाफिकत होगी ना कि एक तरफ आपने जब खुद आप सदर थे 18वीं तरमीम के जरिए आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते थे, और 18वीं तरमीम में आपने वफाक से इख्तियार लेके सूबों को दे दिया। अब जब सूबे में आपकी हुकूमत है तो आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सारे इख्तियार हमारे पास ऊपर होने चाहिए और नीचे लोकल गवर्नमेंट में नहीं जाने चाहिए। तो ये जो है इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? इसके बारे में यही कह सकते हैं ना कि डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। तो आई होप कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस हवाले से भी कभी सोचे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद न्यू स्टोरीज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।